गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारे डॉटनेट फ्रेमवर्क के नेक्स्ट कंपोनेंट कोर लैंग्वेज और अदर मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डॉटनेट फ्रेमवर्क के बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और उनके कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने CLR और HCL के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कोर लैंग्वेजेस और अदर मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विन फॉर्म हमारे डॉटनेट कंपोनेंट का थर्ड कंपोनेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे डॉटनेट में 4 कंपोनेंट्स हैं, एक है CLR और एक FCS और थर्ड कंपोनेंट है हमारा कोर लैंग्वेज। तो कोर लैंग्वेज के अंतर्गत विन फॉर्म आता है। विन फॉर्म जो है उसका फुल फॉर्म है विंडो फॉर्म। ये एक विंडो फॉर्म है जो कि हमें टेक्नोलॉजी डॉटनेट फ्रेमवर्क की टेक्नोलॉजी स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में मदद करता है। विंडोज़ फॉर्म इज़ एन स्मार्ट क्लाइंट टेक्नोलॉजी फॉर द डॉटनेट फ्रेमवर्क, अ सेट ऑफ मैनेज्ड लाइब्रेरी दैट simplify the common application tasks such as reading and writing to the file। तो हमारे जो विनफॉर्म्स टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट टेक्नोलॉजी जो है, वो हमें सेट ऑफ मैनेज्ड लाइब्रेरीज अप्लाई देती है, जिसके कारण हम जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं उनसे जो हमारे जो टास्क हैं जैसे कि रीड करना और राइट करना फाइल्स में, वो सब हम परफॉर्म कर पाते हैं। विंडो फॉर्म्स को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम जब भी कोई विंडो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस विंडो में कर्सर मूवमेंट करना, उस विंडो में कुछ रिटर्न वर्क करना। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं तो हम हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मैनुअल प्रोसेस कर पाते हैं वो विंडोज़ के थ्रू, विंडोज़ मतलब हमारे डायलॉग बॉक्स उन एप्लीकेशन के अपीयरेंस के थ्रू ही कर पाते हैं। जैसे हम अभी भी अगर हम MS वर्ड वगैरह ओपन करेंगे तो MS वर्ड का जो हमारा लुक है, जो हमको उसकी जो विंडो ओपन होती है, उसका जो पेज ओपन होता है, तो उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हम क्या एक्सेस करने वाले हैं या किस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं। तो विन फॉर्म्स जो है हमें वही सेट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल करवाता है जिसके थ्रू जो क्लाइंट है, क्लाइंट मीन्स यहाँ पर यूज़र्स हैं का है, जो यूज़र्स हैं वो स्मार्टली अपने सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सके, स्मार्टली उस पर वर्किंग परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ASP.NET। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर लैंग्वेजेस में जब सबसे पहले डॉटनेट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था और उस लैंग्वेज के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो APIs हैं, जो उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज करके के साथ उनके कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ की जाती हैं। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज जो यूज़ की गई थी वो थी हमारी ASP.NET। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ASP.NET is a web framework designed and developed by the Microsoft। जो वेब एप्लीकेशंस हमको यूज़ करने हैं, वेब सीरीज़ या वेब सर्विसेज या वेबसाइट जब का डेवलपमेंट का को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उनमें से एक है ASP.NET। तो ASP के साथ डॉटनेट फ्रेमवर्क के फीचर को अप्लाई किया गया, को मर्ज किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डिज़ाइन और डेवलप किया। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप द वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। It provides a fantastic integration of HTML, CSS and JavaScript. It was first released in January 2002। तो ये सारे जो ASP.NET है वो इन सारी लैंग्वेजेस का इंटीग्रेशन है, HTML है, CSS एंड JavaScript है। अगर आप लोग मेरा HTML का वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं तो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम ऐसी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जो कि हर किसी अनदर लैंग्वेज के साथ जुड़कर एक अलग ही फीचर हमें प्रोवाइड करती है।
तो हमारा ASP.NET जो है वो इतने सारे लैंग्वेजेस का इंटीग्रेशन है, मतलब इतने सारे इंटीग्रेशन है, मतलब एक जगह में उनको कलेक्ट करके उनके फीचर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो .NET फ्रेमवर्क हमको यही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपकी कोर लैंग्वेज का पार्ट है का कंपोनेंट है ADO.NET। तो ADO.NET जो है वो हमें एडवांस डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस डाटा ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन हम जब क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ डाटा हमको क्रिएट करना होता है और उनको हैंडल करना पड़ता है। उसके लिए हमें उस तरीके के डाटा सोर्सेस और उनको हैंडल करने के लिए उस तरीके के रिसोर्सेस और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एडवांस डाटा ऑब्जेक्ट हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशंस और हम अपने डाटा बेसिस के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं। ADO का फुल फॉर्म होता है एडवांस डाटा ऑब्जेक्ट। ADO.NET is a module of the .NET framework which is used to establish a connection between the applications and the data sources। एप्लीकेशन पार्ट हमारा अलग होता है, कोडिंग पार्ट हमारा अलग होता है, जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो एरिया हमारा अलग होता है और डाटा क्रिएट करने का एरिया हमारा अलग होता है। और हम डाटाबेस लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम अपने रिलेशनल डाटाबेस एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो जब हम अपने डाटा सोर्सेज को और अपने उन एप्लीकेशंस को जिनको हम जिन लैंग्वेज में डिज़ाइन कर रहे हैं, जब दोनों को मर्जअप करते हैं तो वो मर्जअप वाली जो फैसिलिटी है वो मॉड्यूल हमें ADO.NET यहाँ पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डाटा सोर्स कैन बी सच ए SQL सर्वर or XML। ADO.NET consists of the classes that can be used to connect, retrieve, insert and delete the data। तो हमारे जो डाटा सोर्सेस हैं वो इतने सारे हो सकते हैं, वो SQL सर्वर हो सकता है, XML हमारा डाटाबेस क्रिएट करने का एक अनदर एप्लीकेशन है। तो हमें यहाँ पर अपने डाटा बेसिस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डाटा क्रिएट करने का पार्ट मैं जैसे कह रही हूँ कि डाटा क्रिएट करने का पार्ट अलग होता है और एप्लीकेशन डिज़ाइन करने का पार्ट अलग होता है, लेकिन इन दोनों को भी हमको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है, मर्ज करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि हम रियल टाइम में इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो इस टाइप की जो फैसिलिटी है, मतलब इस टाइप का जो फीचर है, तो ये फीचर प्रोवाइड करने वाला जो मॉड्यूल है, जो हमारा जो मेजर पार्ट है हमारे कंपोनेंट का, .NET कंपोनेंट का, वो है ADO.NET। तो ये हमारे कोर लैंग्वेजेस के वो 3 मेजर कंपोनेंट हैं जिनके फीचर्स को यूज़ करके हम .NET फ्रेमवर्क के फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और अदर मॉड्यूल्स जो हैं हमारे, अदर मॉड्यूल्स में हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला मॉड्यूल है WPF, और WPF का फुल फॉर्म है विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। देखते हैं तो विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन मॉड्यूल जो है वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन इज़ ए ग्राफिकल सबसिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर रेंडरिंग यूज़र इंटरफेस इन विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस। WPF, previously known as Avalon, was initially reserved as a part of .NET Framework 3.0 in 2006. WPF uses DirectX। तो WPF जो है विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन जो है वो हमें विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है उसके लिए, इंटरफेस के लिए हमारी मदद करता है। और ऐसी बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं हमारे, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने ईयर बाय ईयर जो मॉड्यूल्स हमारे डाटाबेस के साथ हमारे .NET फ्रेमवर्क के साथ जो जुड़ते गए हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ईयर बाय ईयर किस तरीके से हमारे पास अदर मॉडल्स इसमें जुड़ते गए हैं।
तो 2006 जब फ्रेमवर्क 3.0 रिलीज हुआ था, तब WPF, WCF, WF और कार्ड स्पेस कंपोनेंट को इसमें ऐड किया गया था, जो हमारे अदर मॉड्यूल्स के कंपोनेंट हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है WCF. WCF इज़ अ विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग service oriented application. Using WCF you can send data as asynchronous message from one service endpoint to the another. तो विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन का मॉड्यूल्स है, मतलब उसके पास भी बहुत सारी सेट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं। जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके पास उनके कोई ना कोई सर्विस लाइब्रेरीज हैं, और वो सर्विस लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क के साथ जुड़कर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बताती हूँ कि विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन जो है वो हमें विंडो बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में सेंड करने में, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह में सेंड करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्क फ्लो फाउंडेशन। तो वर्क फ्लो फाउंडेशन जो है वो जो हमारी वर्किंग फ्लो है, क्योंकि जब भी कोई एक स्ट्रक्चर काम करता है तो उसे डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस डायरेक्शन से या किस मॉड्यूल से होकर गुजरे। तो यहाँ पे वर्क फ्लो फाउंडेशन जो है, विंडो वर्क फ्लो फाउंडेशन is a Microsoft technology that provide the API and in process workflow engine। मतलब हमारे सिस्टम को, हमारे जो .NET फ्रेमवर्क के जो सिस्टम है, जो अपने अदर मॉड्यूल्स के साथ और एक अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ मिलकर जब ये .NET फ्रेमवर्क काम करता है, तो वो किन किन मॉड्यूल से होके गुजरेगा, कैसे होके गुजरेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग का प्रोग्रेस है वो कैसे होगा, उस सब को हैंडल करने के लिए जो मॉड्यूल यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो है WF वर्क फ्लो फाउंडेशन। नेक्स्ट है आपका LINQ। तो LINQ है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। इट इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन NET 3.5 फ्रेमवर्क। इट इज़ यूज टू मेक अ क्वेरी फॉर द डाटा रिसोर्सेज विथ C# और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो LINQ जो है वो हमारा लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, और क्वेरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्वेरी हम एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा बेसिस से जो डाटा रिसोर्सेज हैं उनसे रियल टाइम में जो डाटा हम लेना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, वो ले पाते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन, इस कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन 3.5 फ्रेमवर्क में हुआ, जो कि C# हमारा एक अनदर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, लैंग्वेज है, उसके थ्रू और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग जो है उनके थ्रू डाटा रिसोर्सेज को यूज़ करने में हमारी मदद करता है। मदद किस तरीके से करता है? क्वेरी लिखने में इसके थ्रू हम वो क्वेरी जनरेट कर पाते हैं, और जिस क्वेरी का यूज़ करके हम अपने डाटाबेस से डाटा एक्सेस कर पाते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को कह रही हूँ कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो अलग अलग पार्ट में हम क्रिएट करते हैं। हमारा जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन पोर्शन होता है, जो कोडिंग पोर्शन होता है, वो अलग पार्ट होता है। जो डाटाबेस क्रिएशन का पार्ट होता है वो अलग होता है। डाटाबेस और उस लैंग्वेज के बीच में हमको एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसी के लिए जो क्वेरी जनरेट करनी पड़ती है उसकी मदद हमारी यहाँ पर इस .NET फ्रेमवर्क में लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी करती है। नेक्स्ट है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये हमें जो हमारे डाटाबेस हैं, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं एंटिटी मतलब कोई ना कोई हम डाटा सेट क्रिएट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ ORM बेस्ड ओपन resource framework which is used to work with the database using the .NET object. It is eliminate a lot of developers effort to handle the database. तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमारे .NET कंपोनेंट का वो पार्ट है जो हमें डाटाबेस हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारी मदद करता है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम डाटा का यूज़ करते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो हमें ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का यूज़ करने की मदद करता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हम फ्रीली हैं, हम अपने डाटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने डाटास को आराम से ईज़िली तरीके से अपने डाटाबेस के साथ डील कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लीन क्यू। पैरेलल लीन क्यू भी जो है आपका जैसे कि हमने देखा लीन क्यू जो होता है वो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज जनरेटर है, हमारे पास क्वेरी जनरेटर है। पैरेलल लीन क्यू और पी लीन क्यू इज़ द पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लीन क्यू to object. It combines the simplicity and the readability of lean queue and provide the powerful of parallel programming. It means हमको parallel lean queue जब हम यूज़ करते हैं तो हम parallel programming it means हम अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम लाइन बाय लाइन एक समय में एक से ज़्यादा क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जब इस तरीके का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा क्वेरीज जनरेट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना है अगर, तो उस समय पैरेलल लीन क्यू कंपोनेंट जो है हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। इट कैन इम्प्रूव एंड प्रोवाइड द फास्ट स्पीड टू एग्जीक्यूट द लीन क्यू क्वेरी बाय यूजिंग ऑल कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़। तो मैंने जैसे कहा कि अगर हमें अपने क्वेरीज़ को लाइन बाय लाइन लगातार मतलब एक के बाद एक न्यू क्वेरी जनरेट करनी है और उसे परफॉर्म करना है, तो पैरेलल काम करने में मतलब एक समय में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने हैं जब तब हमें पैरेलल लीन क्यू कंपोनेंट जो है ये फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका नेट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसका अपना स्पेशली एक बिल्डिंग ब्लॉक है, अपना एक स्पेशल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट हमको देता है। तो इसका अपना एक अलग यहाँ पर रोल है जिसको वो प्ले करता है। तो जब हम CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का हम जब यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन से वो फैसिलिटीज़ या वो कौन कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने के लिए देता है, क्योंकि वो हमें एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, रन टाइम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को पर्टिकुलर एक नेटिव कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसा कि हमने अपने इस स्ट्रक्चर में देखा था। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देता है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया था। अब हम इसके फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो हमें वो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपना जो कोड लिख रहे हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क और जो लैंग्वेज के थ्रू हम लिख रहे हैं डॉटनेट APIs का यूज़ करके और उस लैंग्वेज का यूज़ करके जो हम कोड लिख रहे हैं, कोड जनरेट कर रहे हैं, तो उसे एग्जीक्यूट करने में जो हमारी मदद करता है, जो हमें एक्सेस एनवायरनमेंट देता है, वो होता है CLR। तो .NET CLR is a runtime environment that manages and executes the code written in any .NET programming language. It converts the code to the native code which further can be executed by the CPU। जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम लिखते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज में होता है। जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तब जाकर वो एक पर्टिकुलर नेटिव कोड या मशीन कोड में वो कन्वर्ट होता है, जो कि अब CPU के थ्रू मतलब अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या CPU के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो CLR वही एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करवाता है और हमारे .NET CLR के इतने सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इट कन्वर्ट द प्रोग्राम टू द नेटिव कोड।
हैंडल करता है एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन मतलब हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन ना आ सके ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें, मेमोरी मैनेजमेंट देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, गार्बेज कलेक्शन है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी टाइप मिसमैच या कोई भी टाइप मिसमैच की कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाटा मिसमैच की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो गार्बेज कलेक्शन का भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड लैंग्वेज फीचर्स सच एज इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड ओवरलोडिंग फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट हमको देता है ये। उसमें से उसके जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड ओवरलोडिंग, इसे भी वो अप्लाई करने में हमारी मदद करता है। और इन कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम आगे डॉट नेट फ्रेमवर्क को जब हम अपने किसी एक लैंग्वेज के साथ डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम बस आज बस इतनी ही को टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम CLR के और कौन कौन से वर्जन्स हैं, क्योंकि वर्जन बाय वर्जन ये भी जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क भी वर्जन बाय वर्जन चेंज हो रहा है, तो हमारे CLR वर्जन्स भी बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा समझ लें, ताकि हम जब भी कोई लैंग्वेज का यूज़ करके अपना इंस्ट्रक्शन कोड लिखेंगे विद द डॉट नेट फ्रेमवर्क APIs लाइब्रेरीज, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।